छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता और बेटी कंचन के साथ रहा करता था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। वह बहुत ही मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था। कविता, अब तो हमारी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आगे चलकर क्या कर पाऊंगा। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा। गांव में किसी को भी छोटा मोटा काम पड़ता तो वे रमेश को बुलाकर काम करवा लेते, जिससे उसकी थोड़ी सी कमाई हो जाती। लेकिन वह हमेशा का नहीं था। उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं भी मिलता था, जिससे वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। अब मैं क्या करूं कविता? कोई ऐसा काम भी नहीं मिल रहा जिससे अच्छी कमाई हो जाए। आप चिंता मत करिए। अगर आप ऐसी टेंशन लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। धैर्य से काम लो। रही बात काम की, वो भी मिल जाएगा। कविता के समझाने के बाद रमेश फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है और काम ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है और वे घर वापस आ जाता है। कविता, बहुत जोर से भूख लगी है। अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दे। जी जरूर। आज के लिए थोड़ा सा अनाज और सब्जी बची थी तो मैंने वही बना ली, लेकिन अब कल कैसे गुजारा होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो रूखी सूखी बनाई है वो ही खिला दे। मैं तो खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्द हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। आज तो रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल खाना भी मिल पाएगा या नहीं। ऐसे ही अगली सुबह फिर से रमेश काम की तलाश में भटक रहा होता है और भटकते भटकते उसे एक भिखारी मिलता है जो उससे कहता है, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे सकते हो। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कोई नहीं बेटा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी जल्द सुनेंगे। इतना बोलकर वे भिखारी वहाँ से चला जाता है और रमेश भी भटकता भटकता काम की तलाश में बहुत ज्यादा थक जाता है और वे एक नदी के पास बैठकर सोचता है और वे खुद से कहता है, काश मैं उस बूढ़े बाबा की मदद कर पाता। गरीब लोगों को इस तरह से भूखा तड़पता देख मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। काश मैं इन सबकी मदद कर पाता। अगर मेरे पास पैसे होते मैं एक छोटा सा जरूर एक ढाबा खोलता जिसमें मैं गरीबों को खाना खिला देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अजीब लग रहा है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ काम दिला दे। घर पर मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रमेश की सारी बातें नदी किनारे बैठी जल परी सुन रही थी और तभी वो नदी से बाहर निकलकर रमेश से कहती है, रमेश बाबू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो। लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारी आर्थिक रूप से हालत बहुत खराब है। उन लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे। मुझे पता है तुम एक नेक दिल इंसान वाले लोग हो, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हो, इसलिए मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? पर आप मेरी मदद कैसे कर पाओगी जल परी? रमेश, तुम्हें जिन जिन सामानों की जरूरत पड़ेगी इस नदी के अंदर तुम्हें हर वे सामान मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी के अंदर जाकर सामान लेने के लिए जाना होगा। आप क्या कह रही है जल परी? नदी के अंदर? रमेश, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जितनी बार तुम चाहो इस नदी के अंदर अपनी जरूरत का सामान ले जा सकती हो और ढाबे पर ले जाकर बेच सकती हो, जिससे तुम और तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। लेकिन जल परी, आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? देखो रमेश, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत दयालु इंसान हो और अच्छे व्यक्ति हो और तुम गरीबों की मदद करते हो, लेकिन तुम आर्थिक रूप से ज्यादा गरीब हो और परेशान हो। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो तुम गरीबों की मदद जरूर करोगे और बस इसलिए ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। अब मैं गरीब लोगों को भोजन करवा पाऊंगा। इतना बोलकर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और रमेश नदी के अंदर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए चला जाता है, जिसमें अनाज, मसाले और बहुत सी चीजें होती है। अपनी जरूरत का सामान लेकर रमेश अपने घर पर आता है और ये सामान देखकर कविता रमेश से पूछती है, हे भगवान, आप इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए जी?
कविता के कहने के बाद रमेश उसे सारी बातें बताता है कि कैसे जलपरी ने रमेश की मदद की, और जिसके बाद कविता रमेश की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वह भी रमेश का ढाबा लगाने में मदद करती है। रमेश और कविता हंसी खुशी अपने घर के आगे एक ढाबा लगाते हैं जिसका नाम था जादुई ढाबा। रमेश भैया, खाने के लिए थाली दे दीजिए। कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की है। आइए बैठिए भैया, आपके लिए खाना लगाता हूँ। रमेश और कविता के व्यवहार और खाने के स्वाद की वजह से उसके ढाबे पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और जादुई ढाबे का नाम सुनकर शहर से भी लोग रमेश के ढाबे में खाना खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में एक फॉरेनर आता है जिसका नाम हैरी होता है। वो जादुई ढाबे का खाना खाने के लिए शहर से गाँव आता है। लगता है यही जादुई ढाबा है, जाकर देखता हूँ आखिर इस जादुई ढाबे का खाना कैसा है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको खाने के लिए। बताइए क्या चाहिए? यहाँ पर अच्छा क्या मिलता है ये बताओ। यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है, आप बस एक बार हमें अपनी सेवा करने का मौका दे दीजिए। ठीक है, पर मेरे लिए रोटी सब्जी ले आओ। कुछ देर में रमेश हैरी के लिए रोटी सब्जी ले आता है और देखते ही देखते ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं, जिसे देख हैरी कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है। लगता है यहाँ कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं रमेश के साथ यहाँ पार्टनरशिप कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ खूब पैसे मिलेंगे और मैं अच्छा कमा सकता हूँ। हैरी जल्दी से अपने पराठे खत्म करके रमेश को पैसे देकर उससे कहता है, रमेश, मैंने सुना है तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलता है और तुम्हारे ढाबे का नाम सुनकर ही मैं इस गांव में तुम्हारा खाना खाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। शुक्रिया शुक्रिया फॉरेनर बाबू, आपकी इतनी तारीफ के लिए। अच्छा रमेश, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं फॉरेनर बाबू, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारे लिए भगवान स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहोगे? हम तुम्हारे छोटे से ढाबे को एक रेस्टोरेंट में बदल सकते हैं। हैरी के इतना कहते ही रमेश सोच में पड़ जाता है और खुद ही मन कहता है, ये फॉरेनर बाबू आप सही कह रहे हैं, लेकिन फॉरेनर बाबू तुम मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहते हो? आपके शहर में तो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पर भी तो कर सकते हो ना। देखो रमेश, शहर में मेरे कई सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन तुम्हारे इस गांव के तुम्हारे जादुई ढाबे का नाम अलग ही सुना था मैंने, और आज मैंने देख भी लिया, वाकई में ही तुम्हारा ढाबा जादुई है। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ और यहाँ रहकर नई नई चीज भी सीखना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी ये डिशेज मैं शहर। ठीक है फॉरेनर बाबू, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस रेस्टोरेंट में जो भी गरीब और बेसहारा लोग होंगे उनको वापस मत भेजना, उनको मैं भोजन कराया करूंगा। मैंने उन्हीं के लिए ये ढाबा खोला है। देखो रमेश, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। हैरी की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बहुत खुशी होती है और रमेश और हैरी मिलकर रमेश के छोटे से जादुई ढाबे को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल देते हैं और उस रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं जादुई ढाबा। जिसके बाद रमेश उस जादुई जलपरी के पास जाता है। जादुई जलपरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की और आज तुम्हारी वजह से मेरा ये जादुई ढाबा एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है रमेश, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दरिया दिली को देखकर मैंने तुम्हारी मेहनत के लिए ये सब कुछ किया है। तुम्हारी मेहनत इतनी कमाल की है, इसमें तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई जलपरी को शुक्रिया अदा करके रमेश वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रमेश और हैरी अपने जादुई ढाबा रेस्टोरेंट को चलाते हैं और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। रंगनगर गांव में एक शंभू अपनी पत्नी रज्जू के साथ रहा करता था। दोनों में जितना प्यार था उतनी ही लड़ाइयाँ भी। एक रोज रज्जू नदी से पानी लेकर लौटती है तो शंभू उस पर गुस्सा करता है। बड़ी जल्दी आ गई पानी भरकर, मुझे तो लगा अभी 1-2 घंटे और लगेंगे तुम्हें आने में। ऐसे ताने मत दो, गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए बहुत भीड़ जमा है। कितनी देर के बाद तो मेरा नंबर आया, तब जाकर मुझे पानी भरने को मिला और फिर चलकर आने में भी तो समय लगता है ना जी। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यहाँ मैं इतनी देर से खाने का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम अब आओगी, अब खाना बनाओगी, लेकिन तुम तो पानी भरने के बहाने गांव घूम रही हो।
मेरी कोई चिंता है कि नहीं? मैं गांव में घूम नहीं रही थी। अरे एक तो इतना भारी मटका इतनी दूर से लेकर आ रही हूँ, उसके बाद भी मुझे सुना रहे हो। क्या चाहते हो कि मैं हमेशा घर पर बैठी रहूं, बाहर पानी लेने भी ना जाऊं क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। और अब मुझसे बहस मत करो, जाकर खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शंभू की पत्नी रज्जो बिना कुछ कहे गुस्से में घर के अंदर जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी उनके घर शंभू का दोस्त आता है। अच्छा किया जो तू यहाँ आ गया। अब आया ही है तो खाना खाकर जा। तेरी भाभी ने अभी अभी गरम गरम खाना बनाया है। अरे सुनती हो, गर्मा गर्म खाना परोसो जल्दी, मेरा दोस्त आया है। अरे इनके दोस्त को भी अभी ही आना था क्या? मैंने सोचा था हम दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अब ये आ गया, इसे भी खाना देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। रज्जो दोनों के लिए खाना लगा देती है। इसके बाद शंभू और उसका दोस्त बातें करते हुए खाना खाते हैं। कुछ देर बाद रज्जो उन्हें शंभू के दोस्त की पत्नी को नई साड़ी पहने हुए देखती है। अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से ली तुमने? मुझे भी तो बताओ। ये साड़ी तो हाट बाजार से लेकर आई हूँ मैं। मेरे पति ने मेरे लिए ली है। बहुत सुंदर और महंगी साड़ी है ये, तभी तो इसे पहनकर आज मैं इतना खुश लग रही हूँ। अब इसे पहनकर शहर घूमने जाऊंगी। हाँ, सुंदर तो बहुत है ये साड़ी। मैं भी एक ऐसी साड़ी लेने को कहूंगी इसे। रहने दो, तुम्हारा पति तो बहुत कंजूस है, वो तुम्हें इतनी महंगी साड़ी नहीं दिलाएगा। देख लेना तुम कुछ भी मत बोलो। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालेगा। मेरे कहने पर मुझे साड़ी दिला देगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी नई साड़ी कब तक आती है। हाँ, देख लेना, जल्दी आएगी और तुमसे अच्छी आएगी, ऐसी कि तुम देखते रह जाओगी। फिर कहोगी कि रज्जो तुम तो सच कहती थी। हाँ, पहले ले आओ, उसके बाद बात करते हैं। रिमझिम मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। रज्जो भी अपने घर जाकर अपने पति शंभू से नई साड़ी की मांग करती है। सुनिए जी, मुझे ना नई साड़ी चाहिए, महंगी वाली। साड़ी चाहिए? अचानक से तुम्हें नई साड़ी क्यों चाहिए? और वैसे भी अभी तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है जो तुम्हें नई साड़ी दिलाऊं मैं। तीज त्योहार नहीं है तो क्या मैं नई साड़ी नहीं खरीद सकती? देखो जी, मेरा बहुत मन है नई साड़ी लेने का, इसीलिए मुझे आप दिला दो। वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कहाँ ही कुछ मांगती हूँ। ऐसे कैसे दिला दूं? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए कोई नई साड़ी नहीं आएगी, समझी तुम? आजकल आपको हो क्या गया है? आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते, जो भी बोलूं उसके लिए मना करने लगते हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते अब। ये कैसी फालतू बात कर रही हो तुम, और कुछ भी बोलती हो। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ ये सब बातें बोलकर। गुस्सा तो मुझे आ रहा है। मेरी किसी भी बात का आपके लिए कोई भी मतलब नहीं है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, बस बहुत हुआ। हाँ, जाओ, जाना है तो। वैसे भी कहाँ ही जाओगी, लौट कर वापस यहीं आना है तुम्हें। जाओ, मैं नहीं रोकने वाला तुम्हें। शंभू की ऐसी बात सुनकर रज्जो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। जब वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही थी तो एक पेड़ के पीछे छाया हुई लोमड़ी चंपू उसकी सारी बातें सुन लेती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है। कौन हो तुम? इस तरह से मेरे रास्ते में क्यों आई? हट जाओ, निकलना है मुझे यहाँ से। तू तो बड़ी सुंदर है, अब मैं तेरा रूप लूंगी और तेरी तरह सुंदर हो जाऊंगी। मेरा रूप लोगी? कुछ भी मत बोलो, निकलो यहाँ से। मेरा रूप कैसे ले सकती हो तुम? मैं कहती हूँ हट जाओ यहाँ से। नहीं, तू मेरा शिकार है, भला मैं तुझे कैसे जाने दूं? रज्जो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चंपू उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीटते हुए एक गुफा में ले जाती है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? छोड़ो, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा,
इसीलिए फालतू में तड़पने का कोई मतलब नहीं है। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, कोई तो मुझे बचा लो। पता नहीं गुस्से में कहाँ चली गई है रज्जो। इतनी देर हो गई, अब तक तो वापस लौट कर नहीं आई। लगता है मेरी बातों को ज्यादा ही दिल से लगा लिया। अरे रज्जो, अरे ओ मेरी प्यारी रज्जो, अरे कहाँ हो तुम? शंभू रज्जो को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है तो उसे रज्जो का रूप लिए चंपू दिखाई देती है। अरे मेरी प्यारी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। लगता है ये शंभू उस सुंदर रज्जो का पति है। अगर मैं इसके साथ चली जाऊं तो इसी बहाने मुझे रहने के लिए घर मिल जाएगा। अरे क्या सोचने लगी तुम? लगता है अब तक मेरी बातों से गुस्सा हो। चलो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आपसे तुम्हें कभी भी कड़वे शब्द नहीं कहूंगा और तुम्हें साड़ी भी दिलाऊंगा, वो भी नई और महंगी वाली। सच में तुम वादा करते हो कि तुम मुझे नई साड़ी दिलाओगे? तभी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ घर। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ। चलो अब गुस्सा थूक दो और घर चलो। हाँ चलो चलते हैं। शंभू मायावी रज्जो को अपनी पत्नी समझकर घर ले जाता है और रज्जो गुफा में बंधी होती है। ये मैं कहाँ फंस गई? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं अपने पति से झगड़ा करके बाहर निकली और यहाँ फंस गई। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? दूसरी तरफ चंपू शंभू के साथ रहने लगती है, लेकिन शंभू को अपनी पत्नी कुछ बदली बदली सी नजर आती है। शाम को जब रिमझिम किसी काम से शंभू के घर आती है। अरे कौन हो तुम? मेरे घर में कहाँ घुसे आ रही हो? तुम मुझे नहीं जानते रज्जो, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? हाँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये तो अपनी पड़ोसन है। अच्छा, लगता है मैं इसे भूल गई थी, इसीलिए ऐसा बोल दिया। ये रज्जो अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? कोई बात तो जरूर है। उधर रज्जो गुफा में खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज सुनकर गुफा के पास से गुजर रही इमली गुफा में आती है और उसकी रस्सी खोल देती है। रज्जो अपने घर पहुंचती है और शंभू अपने सामने दो पत्नियों को देखता है। मेरी दो पत्नियां? ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर शंभू की दो पत्नी कैसे हो सकती है और ये दोनों एक जैसे ही दिख रही हैं। अजी मैं हूँ आपकी रज्जो, ये नहीं, ये मेरा रूप लेकर आई है। नहीं नहीं, मैं हूँ असली रज्जो, ये झूठ बोल रही है। दोनों रज्जो आपस में लड़ने लगती हैं। लड़ते हुए दोनों शीशे के सामने आ जाती हैं, तो शीशे में शंभू और रिमझिम को चंपू का असली रूप दिख जाता है। दूर हो जा, मेरी पत्नी से मुझे पता चल गया है कि तू नकली है। हाँ जी, इसने मुझे गुफा में कैद कर दिया था। ये मायावी है, रूप बदलती है। फिर तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी है। हाँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चंपू वहां से भागने लगती है, तो शंभू, रज्जो और रिमझिम मिलकर उसे पकड़कर बांध देते हैं और फिर जाकर गांव के सूखे कुएं में फेंक देते हैं। और इस तरह से शंभू और रज्जो साथ में रहते हैं और कभी एक दूसरे से फिर कभी लड़ाई नहीं करते।